हाँ म्यूजिक देख रहे थे, हाँ हाँ म्यूजिक देख रहे थे। कहाँ गया हमारा पेन? पेन कहाँ गया बेटा? नहीं ली तो है, ली है बेटा। पेन कहाँ रख दिया हमने? ये रहा। चलिए चलिए चलिए, खत्म हो गया। बस एक कार्नेटिक का टॉपिक रह गया है। कुछ कार्नेटिक हो गया, कुछ कार्नेटिक के टॉपिक रह गए थे, दो तीन जो मैंने आपको बताए नहीं थे, उसे देख लीजिए। कार्नेटिक सबसे पहले हमने देखा था कृति। कृति का मतलब जो भी चीज, कार्नेटिक म्यूजिक को ही कृति कहते हैं, यानी जितनी भी चीज कार्नेटिक में गाई जाती है दे आर कृति। कृति में पल्लवी भी होता है, अनुपल्लवी भी होता है, एस वेल एस चरणम भी होता है। जैसे स्थाई याद है, स्थाई, उसके बाद क्या होता है लास्ट में? संचारी। स्थाई के बाद अंतरा, उसके बाद अभोग, उसके बाद संचारी। समझ में आया? तो यहां पर पल्लवी, अनुपल्लवी एंड इसके बाद चरणम। चलिए, अलंकार मैंने बता दिए थे बेटा। ध्रुपद विरूपद सब हो गया था, धामर ये रहा। तो अब एक बात है, एक मिनट रुकिए, सदरा भी हो गया था, ये रहा। तो जो वाइडली एक्सेप्टेड कार्नेटिक म्यूजिक है, दिस इज नोन एज पल्लवी, वो क्या कहते हैं, कृति। कृति के बाद गीतम। होता क्या है, कृति में राग के साथ ताल लगाए जाते हैं। तो राग के साथ ताल लगाने को कहते हैं लय। लय का मतलब टेम्पो, कितना तेज टेम्पो है। आज ब्लू है पानी, पानी में टेम्पो क्या है? फास्ट है, ठीक है। और उसमें लग जा गले फिर हंसी रात हो ना हो, स्लो टेम्पो, विलंबित टेम्पो। तो गीतम एक सिंपल कार्नेटिक म्यूजिक है जिसमें कृति की जगह ताल से राग नहीं लगाए जाते। इसमें सेम टेम्पो होता है थ्रू आउट, यानी ताल चलता रहेगा, राग में लिरिक्स लगाकर गाना अपने फॉर्म में गाता रहेगा। इसे हम कहते हैं गीतम। क्या कहा जाता है? गीतम। एक मिनट रुको, गीतम के बाद तो डॉक्यूमेंट बोला। नेक्स्ट, कीर्तन। कीर्तन क्या है? ये नॉर्दर्न इंडिया में भी होता है, और कहा जाता है कि सदर्न इंडियन भक्ति मूवमेंट के जो सेंट थे, जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजमचार्य, ये जब नॉर्दर्न इंडिया भक्ति मूवमेंट फैलाने आए, यानी नॉर्दर्न इंडिया भक्ति मूवमेंट आई थी। भक्ति मूवमेंट मतलब अभी बस ये समझ लीजिए कि आज जो पूजा अर्चना करते हैं आप, ये भक्ति मूवमेंट की देन है, ठीक है। तो सदर्न इंडिया से स्टार्ट हुई थी ये नॉर्दर्न इंडिया में जो भक्ति सेंट आए, तो वहां जो कीर्तन होता था, यहां पर भी वो कीर्तन आ गया। कीर्तन का मतलब भगवान की तारीफें करना, ठीक है। कव्वाली और कीर्तन में बस ये डिफरेंस है कि कव्वाली में वली पहले बोलता है, मुरीद रिपीट करते हैं, आया तेरे दर पे दीवाना, फिर मुरीद रिपीट करेगा, आया तेरे दर पे दीवाना। जबकि यहां पर आया गया एक साथ चलता है, कि यहां पर मुरीद और वली नहीं होता। जैसे भगवान की वो सारे बैठ के करेंगे, गा के करेंगे, कोई नाचेगा, कोई गाएगा, सो ठीक है, वो कीर्तन है। कीर्तन डेरिवेटरी में ना ले कि भाई इतना मारूंगा कीर्तन करने लगेगा, वो सब कीर्तन नहीं है। तो कीर्तन इज अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस सॉन्ग विच इज संग इन ग्रुप, ठीक है। जैसे जागरण में देखते हैं, वो भी एक तरह का कीर्तन होता है। कभी कभी बॉलीवुड गाना हिंदी में डालने, मतलब रिलीजियस डालने लगता है, वो फीलिंग भी नहीं आती है, ठीक है। चलिए, रागम थनम पल्लवी। रागम थलम पल्लवी। अब रागम थलम पल्लवी मतलब आप एक राग चुनो,
एक ताल चुनो, मान लो राग चुना आपने पीलू, कोई भी राग, अरे पीलू नहीं समझ में आता तो सारे गामा राग बिलावल सुन लो, अहिल्या बिलावल, अहिल्या बिलावल मतलब सारे गामा पाधानीसा, ये वाला राग। एक ताल चुनो, मान लो 3 ताल चुनो, धान धीन जिंदा तातिन तिंदा वाली, और उसे उसे अलग 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 अलंकार लगा के गाओ, तो उसे कहते हैं रागम थालम पल्लवी। नहीं समझ में आया? अलग अलग क्या कर रहे हो आप? अलंकार लगा के गा रहे हो। अलंकार समझते हैं? ऑसिलेशंस, उसे अलंकार कहते हैं। समझ में आया? वर्णम और स्वर्ण जाति भी होगा। वर्णम सच में कार्नेटिक समझाना समझना बड़ा मुश्किल है, चलो वर्णम भी समझाते हैं। एक तरह से ये समझ लो कि वर्णम जो होता है इसमें या तो राग को ताल में गाया जाएगा, सुनो पहले इधर देखो, वर्णम यहां से समझो। तान वर्णम, तान वर्णम में क्या होगा कि लिरिक्स बहुत कम होंगे, राग को ताल में मिला के गाया जाएगा। जैसे राग को ताल में कैसे मिलाते हैं, और एक तरह से वर्णम में मेलोडी से ही राग निकाली जाती है। कभी आपने सुना है ये वाला गाना इंस्ट्रूमेंटल, ना तुम जानो ना हम, इंस्ट्रूमेंटल होता है वो, कोई गाता तो है नहीं, मेलोडी से ताल को क्या कराया जाता है, मैच। सुना है कभी? इंस्ट्रूमेंटल होता है, कभी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनोगे तो दैट इज तान वर्णम। एक जगह ये होता है कि मुंह से राग निकाल के तान को मैच किया जाए, वो पद वर्णम। ठीक है, इसमें मोर लिरिकल कंटेंट होता है, इसमें लेस लिरिकल कंटेंट होता है। अब इतना ही मुझे आता है, इतना ही समझ लो कार्नेटिक के बारे में। क्या बेटा? बच्चा देखिए, तान वर्णन में लेस लिरिक्स होंगी लेकिन राग होगा, कोहेरेंस होगा, एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल टाइप का है बिल्कुल। जबकि भरतनाट्यम में जाओगे पद वर्णम गाया जाता है, लिरिक कंटेंट ज्यादा है। देखती हो ना वो बोलती रहती है, मुंह वैसे हिलाती रहेगी, बोलेगी तो क्या मुंह हिलाना पड़ता है, दिखे ना कि शी इज टेकिंग यू इन द अदर रियलिटी, बोल रही है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्वर जाति। स्वर जाति, सच में मैं खुद पढ़ लूं पहले स्वर जाति क्या है, रुक जाओ। लोअर फॉर्म ऑफ वर्णम है स्वर जाति, ठीक है, दिस इज द लोअर फॉर्म ऑफ वर्णम। इसमें क्या होता है सुनिए, वर्णम थोड़ा इलोबरेटेड है, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जबकि स्वर्ण जाति में ये जो स्वर्ण जाति है वो छोटा रूप है वर्णन का। मुझे बस इतना ही आता है, नहीं पता है क्या है, जितना लिखा है पढ़ लो, मैंने भी टीप के ही लिखा है, मतलब कार्नेटिक म्यूजिक सर्च करा, ठीक है, संगीत कला एकेडमी पे गया, सीसीआरटी में गया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर से लिख दिए, मुझे नहीं समझ में आता कार्नेटिक, ठीक है, रियलिटी है। क्योंकि हिंदुस्तानी तो आप समझ सकते हैं मुझसे, क्योंकि मैं सुनता हूं और मुझे पता है, कार्नेटिक का पता नहीं, ठीक है, तो जितना है सुन लो, ठीक है। तो स्वर्ण जाति क्या है, लोअर फॉर्म ऑफ वर्णम है, बस इतना जानते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा मैंने सुना नहीं है कभी। बस स्वर्ण जाति जनरली डिवोशनल एंड इमोशनल होते हैं, डिवोशनल टू इमोशनल, जबकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक है। एक तरह से आप देखो रियलिटी वाली लाइफ पर है, यानी एक तरह से सेकुलर थीम है उसकी, ये रिलीजियस थीम है, इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट, तिल्लाना। अरे बच्चा ये सुना है आपने तराना, तनक तनक दुन तुनक तुनक तुन, ये तराना है ना, एब्सर्ड फॉर्म ऑफ सिंगिंग, कैंडी पो पो, ये पो पो है, तो नोन एज तिल्लाना। एब्सर्ड फॉर्म है, ना राग है ना ताल है, वर्ड, किसी भी वर्ड को राग में डाल दिया गया है, क्योंकि लिरिक्स नहीं है गाने वाले पर, तो तुनक तुनक तो तुनक तुनक तक करता रहता है, पता ही नहीं है क्या है तुनक का ना मतलब, पता है तो मुझे भी बताना, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इन कार्नेटिक, दिस इज नोन एज तिल्लाना।
इसे हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ क्या हिंदुस्तानी में कहते हैं, हमारा क्या मेरे क्या उसका है ये, हिंदुस्तानी में कहते हैं तिल्लाना, वो तिराना तराना। और ये पर्शियन से लिया गया, उस पर्शियन म्यूजिक का क्या नाम है, करबाना। हिंदुस्तानी ने पर्शिया से सीखा, ईरान से सीखा, हिंदुस्तानी से कार्नेटिक ने सीखा। ठीक है, तो जब भी हिंदुस्तानी के बारे में कुछ डेरोगेटरी बोला जाता है तो हम ये कहते हैं तिल्लाना, हमसे ही कॉपी करा आपने। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब पढ़ा दिया, सेमी क्लासिकल जॉनर आपको पहले पढ़ा दिया गया है। ठीक है, दादरा क्या है, दादर बताओ, देखना नहीं कोई गलती से, क्या है दादरा? खेला करने आते होगा, खेला होए हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं हो, एक बार पढ़ा दिया, ऐसे सुनने आते हो सत्यनारायण भगवान की कथा हो जैसे, पेपर आ गया ना हवा खराब हो जाएगी। जो पढ़ एक्चुअली मैं स्टोरी में इसलिए बताता हूँ याद रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज्यादा लीनियंट हो जाए कि पढ़े ही ना। प्रैक्टिकल में इसलिए बताया जाता है कि आपको बस एक दो बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, दादर का जो दादर ताल पे होता है, ब्रज एंड बुंदेलखंड रीजन में गाया जाता है। फोक है, फोक, फोक का मतलब रीजनल है, कोई लॉ बाउंड नहीं है। क्लासिकल का मतलब जो लॉ बाउंड हो, कहते हैं ना क्लासिकल लिटरेचर, इसका मतलब ये नहीं है वो पुराना है, इसका क्या मतलब है, लॉ बाउंड है। समझ में आया? लॉ से चलता है, लॉ का मतलब रूल्स होते हैं, किसी भी चीज को फॉलो करने के रूल्स। एक्चुअली में क्या सोसाइटी बनती है तो सोसाइटी में रूल्स फॉलो करने होते हैं, वरना रूल ब्रेकर ज्यादा हो जाए तो ये सोसाइटी के लिए खतरा है। इनके लिए सुधार गृह बनाए जाते हैं, जिनके लिए जिन्हें हम जेल कहते हैं। सुधारो, वैल्यूज नहीं सीख रहा ना, लॉ ब्रेक करता है तो लॉ ब्रेकर लिखता है ना बाइक पे, तो उसके लिए सुधार गृह है। समझ में आया? उसे जेल कहा जाता है। जेल का मतलब ये नहीं होता आदमी को जानवर और जानवर को आदमी बना देना, इसका ये मतलब होता सुधार देना, कोई गलत काम कर रहा है उसे जानवर से इंसानी रूप में लेके आना। ठीक है, मेकिंग ह्यूमन आउट ऑफ एनिमल, देखा होगा कुछ ह्यूमंस एनिमल की तरह होते हैं, कुत्ता बैठा जानबूझ की लात मार दी, समझ जाओ वो कुत्ता जानवर नहीं है, लात मारने वाला पता चल जाएगा, दूरी बना लेना पहली, समझ जाना जानवर है। समझ में आया? तो अंडरस्टैंड दिस। तो क्लासिकल इज जनरली लो बाउंड, रीजनल इज नॉट लो बाउंड। चलिए, चैती बताओ भाई, चैती का है, चैत्र मंत्र में गाया जाता है, कहा? अवध में। अरे राम अवध के थे तो अवध में, अवध, अवध कहां पड़ता है? बहुत बड़ी बात बताई, लखनऊ वाला एरिया इज नोन एज अवध, अयोध्या अवध में आती है। लखनऊ कैपिटल रही है अवध की, इसलिए तो उत्तर प्रदेश की भी कैपिटल है वो। ठीक है, अभंग क्या है, अभंग जल्दी बताओ। क्या है? विठोल एंड विठोवर की प्रेज में जो पोइट्री गाई जाती है, दे आर नोन एज अभंग। कुछ घराने लिख लेना, कुछ करंट अफेयर्स वाले। कुछ एक काम करो, अपने नोट्स निकालो बच्चे, सब पे है ना ये नोट्स? नहीं है बेटा, आप लोगों को एक काम कराना, जिनके पास नोट्स ना हुआ करे वो टेलीग्राम पे मेरे नंबर पे एक बार हेलो लिखकर सर नोट्स लिख दे, मैं उनको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, उस पे एक्सेस मांग के वो नोट्स जो जो पढ़ा रहे हैं उन्हें पढ़ ले। ठीक है, अच्छा नोट्स नहीं बुक भी मिलती है यहाँ पर, नो डाउट बुक भी मिलेगी आपको, लेकिन वो बुक पढ़ने वाली। अब बात ये होती है, हम भी किसी पब्लिशर जैसे टाटा मैग्रो हिल से भी यार टाई अप, तो टाटा मैग्रो हिल की बुक लगवाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना पढ़ने वाली है, ऑनलाइन कहना नहीं चाहिए। ठीक है, यूपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब वो गाइड्स हैं, गाइड्स नहीं पढ़ती है लोग, गाइड्स पढ़ के कुछ भी नहीं होगा, दे आर जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, नेवर एवर गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है,
तो इसलिए आपको नोट्स दे दिए जाते हैं, गेट देम प्रिंट आउट और ईदर रीड फ्रॉम द कंप्यूटर और द मोबाइल फोन, वट एवर वे सूट्स यू। ठीक है, चलिए बुक भी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को भी चाहिए तो देखिए, कचरा जमा करना है तो लेट इट बी, मतलब बुक मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। सबको, मतलब बच्चों को ये लगता है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मतलब बुक्स मिल गई, ऐसा नहीं होता है। नोट्स इंपॉर्टेंट है जो हम दे रहे हैं, ठीक है। बुक्स तो मार्केट में भी इतनी है, वही पढ़ के अगर निकालता तो 10 लाख बच्चा वही नहीं पढ़ रहा है। चलो, तुम्हारी गलती नहीं है, 3-4 बार पेपर देता तब समझ में आ जाता आदमी को। आ जाओ, पहली बार है ना, पहली बार में कंफ्यूजन रहता है। आ जाओ, तो गाइड वाइड नहीं पढ़नी है, ये सब पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट कुछ घराने लिख लो बेटा, ध्रुपद के, ध्रुपद घराना, ध्रुपद घराना। इसी में आप लिख दे, इसी में एडिशन कर दे, जैसे प्रिंट आउट कराए इसी में पंच आउट कर दे उसे, ठीक है। पंच इन कर दे, नॉट पंच आउट, ठीक है। चलिए ध्रुपद, ध्रुपद, ध्रुपद में दिख रही है डागर घराना। घराना क्या होता है? चलन से घराना आता है, यानी अलग तरह की गायकी। कोई ताल को राग में अलग तरीके से लगा रहा है, कोई अलग तरीके से लगा रहा है। कोई मान लीजिए सरगुन अलाप गा रहा है, ठीक है, और राग लगा रहा भोपाली, अलंकार लगा रहा मिंद, और ये घराना लगाते आ रहा, अलग अलग रिलिक्स में गाने गा रहा है, तो हम कह देंगे पर्टिकुलर घराना ये वाला है, ठीक है। अलग अलग इम्प्रोवाइजेशन, ताल को राग से तोड़ देना। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको घराने मिलते हैं, कार्नेटिक में नहीं मिलते, क्योंकि कार्नेटिक लो बाउंड है, ज्यादा क्लासिकल है, और ज्यादा क्लासिकल है क्योंकि टेम्पल्स में ओरिजिनेट हुआ है, तो वहां पर घराने नहीं है, ठीक है। जैसे ध्रुपद लिख लीजिए, ध्रुपद में डागर घराना, डागर घराना, ठीक है। बच्चा ध्रुपद एक जॉनर है म्यूजिक का, उसमें एक घराना फेमस है डागर, ठीक है। किसी को जिनरे तो नहीं कहता ये। ख्याल, ख्याल गायकी, ख्याल, ख्याल। नेक्स्ट टॉप, ध्रुपद के बाद ख्याल, इसके बारे में घराना लिख लो, ख्याल। एक ही घराना क्यों है ध्रुपद में, और घराने क्यों नहीं है? जैसे ख्याल में मल्टीपल घराने हैं, क्यों? ख्याल में ज्यादा इंप्रोवाइजेशन है, ध्रुपद में कम है। ध्रुपद प्रबंध से निकला है, प्रबंध गायकी से। अरे भूल गए हो क्या सारे? हाँ, लो बाउंड है, तो लिख लीजिए 6 मेजर घराना। ये मेजर घराने हैं, वैसे तो बहुत घराने हैं ख्याल गायकी में, सारा घराना ख्याल के कारण नहीं आया है। समझ में आया आपको? लिख लीजिए ग्वालियर घराना, ग्वालियर, किराना, आगरा, पटियाला, दिल्ली, दिल्ली, अतरौली, अतरौली के आगे जयपुर और लिख लेना, अतरौली जयपुर घराना, अतरौली जयपुर घराना। ग्वालियर, किराना, आगरा, पटियाला, दिल्ली एंड अतरौली जयपुर, अतरौली के आगे जयपुर, ये सारे प्रोविंशियल सेंटर रहे हैं। अरे जैसे आज बॉलीवुड देखते हैं, बॉलीवुड ये भी तो घराने सिस्टम पे था। ये बॉलीवुड जो आप देखो कोर्ट में जनरेट हुआ, जैसे पहले मुगल्स में था, मुगल्स के बाद ये शिफ्ट हो गया जब औरंगजेब ने म्यूजिक और आर्ट डांस बैन कर दिया कोर्ट से। कोर्ट से बैन क्या करेगा, पैसा ही नहीं था उसके पास। ये हालत हो गई बहादुर शाह जाफर की, कि पेंट भी करवाना पड़ा लाल किले के जो चांदनी चौक है उसके दुकानदार से उधार लेकर, पैसा ही नहीं था। औरंगजेब के बाद तो बर्बादी हो गई, भूखा मार दिया इसने लोगों को। तो ये सारे जो घराने थे शिफ्ट हो गए प्रोविंशियल सेंटर, जैसे जयपुर चले गए।
ग्वालियर चले गए, जैसे हैदराबाद किंगडम चले गए, हैदराबाद में ये थे उस्मान अली जाकी, ये असफ जाही डायनेस्टी थी, इनमें चले गए। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स में ये लोग शिफ्ट हो गए मुंबई, बिकॉज मुंबई बिकम द मेजर पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया, जहां से ट्रेड होता था, इकोनॉमिक कैपिटल हुई, और जहां वेल्थ है वहां प्रोफेशन, वेल्थ ज्यादा है ना, इकोनॉमिक ज्यादा, एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वहां ज्यादा प्रोफेशन। अब मान लीजिए कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, गांव में थोड़ी ना फिजियोथेरेपी देगा, गांव वाले को क्या कमर का दर्द, उसके लिए लेटा है खाट पे दिन गिन रहा, शहर वाला लेगा। समझ में आया? तो वेल्थ जहां जनरेट होती है वहीं प्रोफेशन आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे शिफ्ट हो गए कहाँ? बॉलीवुड। और बॉलीवुड में वही फैमिली चली आ रही है, कपूर, ये पूरी फैमिली बहुत पहले से है, आज की फैमिली है ये, तो फैमिली देखते हैं बहुत पहले से है, वही प्रोविंशियल थे पहले, कोर्ट में डांस कोटिजन्स होते थे, फिर बाद में बॉलीवुड शिफ्ट हो गए। अभी इनका नेपोटिज्म इतना है कि नेपोटिज्म पे बोलते रहते हैं हम इतना। ठीक है, आदमी बाय नेचर अपना इंटरेस्ट चाहता है बस, ये नेपोटिज्म हम इतना इसलिए करते हैं क्योंकि बात ये है किसी को आने नहीं देते, लेकिन आपके ही आप ही हैं, बस कुल मिला के आने नहीं देते, इसलिए नेपोटिज्म है। इसलिए हम इतना ज्यादा यू एन क्राई है कि भाई ये फैमिली जो है दे आर रूलिंग द एंटायर बॉलीवुड, खान फैमिली, कपूर फैमिली एंड सो ऑन। चलो ठीक है, और वो कौन है नेपोटिज्म का किंग? क्या नाम है उस लड़के का? किंग नहीं, व्हाट एवर यू वांट टू से। चलो, तो ख्याल गायकी से अमीर खुसरो भी बिलोंग करते हैं, अमीर खुसरो। और लिख लो कुछ लेजेंडरी, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, अरे इनका नाम ही रंगीला है, अरे 300 से ज्यादा वाइफ थी इनकी, इसलिए नाम इनका रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला। अरे मजाक लगता है, सफदरजंग टूम है, सफदरजंग, इसी में बच्चा ख्याल में मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, यहीं से तो वर्ड आया, ये बड़ा रंगीला। हुसैन शाह, हुसैन शाह सारकी, हुसैन शाह सारकी, सारकी, सफदरजंग छोड़ो, उसके बाद में बताएंगे, सारकी। नेक्स्ट थुमरी, थुमरी, थुमरी क्या है बताओ? बिल्कुल टीजिंग, क्या बात है, ठुमरी बिल्कुल सही बात है। गिरिजा देवी इज नोन एज क्वीन ऑफ थुमरी, लिख लो एसएससी, गिरिजा देवी इज नोन एज क्वीन ऑफ थुमरी। एंड बनारस एंड लखनऊ घराना इज वेरी फेमस। नेक्स्ट बेगम अख्तर लिख लो, बेगम अख्तर भी फेमस है थुमरी से। गिरिजा देवी क्वीन, नोन एज क्वीन ऑफ थुमरी। बनारस घराना एक लखनऊ घराना, लखनऊ, लखनऊ घराना जो भी कहे, नुक्ता लगाकर, बिंदी को नुक्ता कहते हैं। बनारस है लखनऊ, हमारे बिंदी कहते, बिंदी लगा दे, नुक्ता। चलिए लखनऊ घराना, मुझे नुक्ता वुक्ता लगा के पसंद नहीं है बोलना, हमारे में है भी नुक्ता लगा के बोलना नहीं, मतलब मैं जिस लैंग्वेज ग्रुप से आता हूँ नुक्ता वुक्ता नहीं लगाया जाता। जैसे रे और रे सेम वर्ड है मेरी लैंग्वेज में, तो मैं चाहे रे बोलूं चाहे रे बोलूं, दोनों सेम ही निकलेगा, है ही नहीं मेरे लैंग्वेज ग्रुप में ये वर्ड, क्योंकि बात है होनी भी नहीं चाहिए, जितने ज्यादा अल्फाबेट उतनी ज्यादा बेवकूफी भरी लैंग्वेज, तो क्योंकि वो ग्रामर से नहीं चलती ना। इंग्लिश इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों है? 26 अल्फाबेट है खाली, इसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसलिए ग्रामर इतनी वाइब्रेंट है इंग्लिश की। आप देखो एक शब्द कहीं किसी और तरीके से यूज होता है, दूसरी जगह कहीं और किसी और तरीके से। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसमें वो करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक करता है। इसलिए आप देखो हिंदी जो आप ये बोलते हैं खड़ी बोली, ये तो मोरन टाइप की है,
क्योंकि आप इसमें देखेंगे खड़ी बोली में बड़ी प्रॉब्लम है, न्यूट्रल जेंडर नहीं है। केरला वाला इंग्लिश न्यू में न्यूट्रल जेंडर होता है कि देयर इज अ फायर, तो आप बता नहीं सकते ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी जेंडर क्या है फायर का। अब मैं कहूं आग लग रही है, हर कोई बता दे कि स्त्रीलिंग है आग, न्यूट्रल जेंडर नहीं है। न्यूट्रल जेंडर नहीं है तो फिर वो गांवों की भाषा रही है ना, इसलिए न्यूट्रल जेंडर नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए केरला वाला बोलता तो समझ में नहीं आता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, वो बस बोलता बस आता है, तो कहता नहीं नहीं बस आती है। तो हमारी उसकी गलती नहीं है, ये तो लैंग्वेज की गलती है। चलो, टप्पा सुना है? टप्पा, छोड़ो टप्पा। और क्या है? दामर, होली, ये गजल। गजल, गजल ये पर्शियन एक म्यूजिक स्टाइल है, कसीदा, यहां से आया गजल। ये हमेशा दूसरी दुनिया के लिए ही गाया जाता है। चिट्ठी ना कोई संदेश, कहां गया वो दूर जहां तुम चले गए। गजल, अमीर खुसरो गजल में भी बड़े फेमस है। या तो ये सेपरेशन दिखाएगा या ये फिर यूनियन दिखाएगा। गुलाम अली, ठीक है, गुलाम अली सुना होगा, जगजीत सिंह सुना होगा। रोते रोते रात दिन, कौन सा? गुलाम अली का आंसू बहाना याद है। फालतू के, मुझे गुलाम अली बिल्कुल पसंद नहीं है सुनना, ज्यादा ही रोमांटिसिज्म वाले गाने गाते हैं। जगजीत सिंह फिर भी ठीक लगते हैं, गुलाम अली मैं सुनता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, वरना औरों को बहुत अच्छे लग सकते हैं, नो डाउट, अच्छा गाते हैं, हम तो क्या ही उनके आगे, सुनना वाला को वो नहीं होता, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ऐसा तो मुझे शेक्सपियर भी पसंद नहीं है, फालतू की बकवास। चलो, वो उसी समय अच्छी लगती थी दाऊदी करके, जब उसका जमाना था। अब वो फालतू करके कोई आदमी लिखने लगे ऐसा, वो बेवकूफ है। ठीक है, और वो भी वैसे नॉन फिक्शनल वर्क है। और फिक्शनल वर्क कोई मुझे पढ़ाए ना, मुझे गुस्सा आता है फिर कि भाई बेवकूफ बना रहा है मेरे को। तो फिक्शनल मतलब किसी की दिमाग की उपज है, वो थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो बच्चे पढ़ते हैं बहुत, फिक्शनल वर्क भी अपना वो होता है, लेकिन वो लॉजिक नहीं होता तो मजा नहीं आता है। चलो, क्या, चलिए अब कार्नेटिक के तो छोड़िए, कार्नेटिक का तो क्या ही कर पाएंगे। कव्वाली आप जानते होंगे, अमीर खुसरो इसमें भी बड़े फेमस है। सूफीजम से कव्वाली आया है, सूफी मूवमेंट, जो दरगाहें होती हैं यहां आप देखेंगे यूजुअली कव्वाली होती है। चलिए चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं हम, टेम्पल आर्किटेक्ट को। एक मिनट रुकिए, आर्ट एंड कल्चर पार्ट, पेन ड्राइव में डाल दे, फिर स्टार्ट करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है। चलिए, अब टेम्पल आर्किटेक्चर शुरुआत से पढ़ना है, किसी छोड़ना नहीं है। कोई क्वेश्चन आए बीच में ही पूछते रहिएगा, और तो फिर पढ़ा दे तब बात करते हैं। चलिए, आपके अगर नोट्स में जाएंगे तो आर्ट एंड कल्चर 1 करके दे रखा होगा, आर्ट फॉर्म 1 करके दे रखा होगा। नोट्स में जाएंगे तो यू विल फाइंड, देखिए इसी पार्ट में होगा, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देख रहे हैं आर्ट फॉर्म पार्ट 1, ठीक है, ये रहा आर्ट फॉर्म पार्ट 1। तो यहाँ कॉपी कर ले, मतलब डेस्कटॉप पे अपनी कॉपी कर ले और फिर पढ़ ले। टेम्पल आर्किटेक्ट, अब टेम्पल आर्किटेक्ट की बेटा अगर बात करें तो इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्ट, स्टार्टिंग टेम्पल आर्किटेक्ट करें तो पहले मूर्ति पूजन स्टार्ट हुआ होगा या टेम्पल आर्किटेक्ट स्टार्ट हुआ होगा? मूर्ति पूजन। मूर्ति पूजन यूजुअली आप देखेंगे कुषाण पीरियड से हम कहते हैं कि मूर्ति पूजन हिंदुइज्म में भी स्टार्ट हुआ होगा,
क्योंकि कुषाण पीरियड में जब बुद्धा की एंथ्रोमॉर्फिक यानी ह्यूमन इमेज बनाई गई, ह्यूमन आइडल इमेज बनाई गई, उससे असिमुलेट होकर हिंदुइज्म ने भी इमेज बनाना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हमने बुद्ध से वर्ड निकाला, बुद्ध। बुद्ध मीन्स आइडल। कहते हैं ना, जैसे आप देखो मोहम्मद गजनी को बुद्ध सिकर कहा गया है, मूर्ति भंजक। बुद्ध सिकर मतलब होता है मूर्ति भंजक, जो मूर्तियां तोड़े। ठीक है, चलिए। क्या बेटा? हाँ, क्यों बुद्ध की तरह बैठा है, ये बात सही है। टेम्पल आर्किटेक्ट। देखिए, पहली बात तो हिंदुइज्म में आप देखेंगे तो हर चीज मैंने पहले भी बताई पुरुष की तरह मानी गई है। पुरुष का मतलब होता आत्मन, एक तरह से कॉन्शियसनेस। हमारे यहाँ बड़ा कंसेप्ट रहा है कॉन्शियसनेस का, कि हर किसी में आत्मन, हर किसी में एक कॉन्शियसनेस लेवल है, और उस कॉन्शियस लेवल पे धर्म और अधर्म होता है। धर्म का मतलब दैट इज कर्म, एंड अधर्म मीन्स अकर्म। जैसे आग का धर्म है जलना, ठीक है, आग बुझने का काम नहीं करती है। तो आप अगर आग में काम पानी डालते हैं तो आप अधर्मी हैं। ठीक है, हर चीज के धर्म बताएंगे। जैसे ब्रह्मचार्य में आपका धर्म है पढ़ना, गृहस्थ में आपका धर्म है कि मटीरियल वर्ल्ड में रहना, परिवार को सारी सुख सम्मति देना, धर्म है। सन्यास में आपका धर्म है कि जंगल में जाकर सोच विचार करना, यानी रिसर्च करना। इसलिए आप देखें कि जितनी भी वैदिक फिलॉसफी रही हैं, ये साइंस से भी लिंक्ड है। ऋषि कनाड ने एटमिज्म की भी थ्योरी दी, और ऋषि कनाड ने फिलोसफिकल डिस्कोर्स भी करा। एक्चुअली में एवरी साइंस एंड एवरी ह्यूमैनिटी इज नथिंग बट अ फिलॉसफी ऑफ एनी पर्सन, द आइडियोलॉजी। इसलिए आज भी हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन पीएचडी कहते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। ये किसी की आइडियोलॉजी है। आप मूर्ख हो जो पढ़ते हो, वो किसी ने सोच समझ के बनाई गई है। किसी का सोचा समझा पास्ट टाइम इज योर स्टडी। समझ में आता है? हाँ जी, सबको। तो अगर इस उस पे देखें तो हमारे हिंदुइज्म में वैदिक ब्राह्मणिज्म बाद में भी देखें तो एवरीवेयर देयर इज ए पुरुष। जैसे आदि पुरुष की आहुति दी गई तो मुख से ब्राह्मण आया, हाथ से जो काम करता है क्षत्रिय आया, एंड सो आप सुनते हैं कि पेट से वैश्य आए, टांगों से शूद्र आए। इवन आप ये वास्तु जो पुरुष है, ये आप उसमें भी देखते हैं, वेद में। वेद भी एक पुरुष है, कॉन्शियसनेस है, इसलिए वेद के अंग है जिसे हम कहते हैं वेदांग। समझ में आता है? तो मंदिर भी जो है वो भी एक पुरुष है, पुरुष, जहां वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो होता क्या है कि मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले जब हम भूमि पूजन कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू इट द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू 8 ब्लॉक, यानी 64 ब्लॉक में एक चेस बोर्ड पैटर्न में बनाया जाता है। इसका नाम है वास्तु पुरुष। वास्तु का मतलब होता है घर की साइंस, कैसे कहां ईशान कोण में क्या होना चाहिए, पढ़ना ईशान कोण में चाहिए। ठीक है, और किचन अग्नि कोण में बनना चाहिए, एंड सो ऑन। कोण का मतलब होता है दिस, ये कोण है 8 दिशाएं। नॉर्थ ईस्ट इज दिशा। इंडिया में दिशाओं का वैसे 8 कंसेप्ट रहता है, अगर आप कहीं पे भी जाएं, और यूरोपियन की नॉलेज तो इतनी कम थी, इन्हें 4 ही दिशाएं पता थी। अब नॉर्थ ईस्ट और ये सब भी हो गया। मैं ऐसे चल रहा हूं तो नॉर्थ में थोड़ी ना चल रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हूं। समझ में आया? लेकिन एक कंसेप्ट और रहा है हमारे 10 दिशाओं का, आकाश और पताल एज वेल। ठीक है, 10 डायरेक्शंस। तो अगर देखा जाए तो इसे किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इसकी साइंस आई थी स्टार्ट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी। उसे कहा गया वास्तु पुरुष। स्थापत्यवाद्य जैसे ये भी कहा जाता है। जो विश्वकर्मा है, इसके डीटी बताए जाते हैं माइथोलॉजी में। हम माइथोलॉजी पे नहीं जाते। अब देखते हैं मूर्ति का कैसे लेआउट बनता है। ठीक है, इसे कहा जाता है वास्तु पुरुष मंडल। डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया, आप इंटरनेट से कॉपी कर लें।
आपको इतना नहीं करना, बस आपको 6 × 64 के वो बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, बस इस पे लिखना नहीं है ब्रह्मा ब्रह्मा मत लिख देना, 64 ब्लॉक्स बना लीजिए ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है। वास्तु पुरुष मंडल 64 बने होंगे वैसे आपके कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहे इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। अब वास्तु पुरुष मंडल में आपने ये बनाया, तो पुरुष का जहां गर्भ होता है, दैट इज क्रिएशन ऑफ अदर एवरीथिंग, दैट्स व्हाई मदर बियर्स द चाइल्ड इन द स्टमक, इसलिए होता है ना, बिकॉज दिस इज द क्रिएशन एंड द एटमोस्ट एनर्जी एंड द मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज गर्भ, दैट इज द स्टमक, जो आप देखते हैं जहां पर क्या कहते हैं, जो एक तरह से जो बियर करने का चाइल्ड होता है, गर्भगृह कहते हैं उसे, गर्भगृह। तो गर्भगृह को बिल्कुल सेंटर में पड़ती है। अगर वास्तु पुरुष को ऐसे लेटाया जाए तो बिल्कुल बीच में क्या पड़ेगी, सेंटम सेंटोरम, आल्सो नोन एज गर्भगृह, जहां पर वो डीटी की मूर्ति रखी रहेगी, किसी भगवान की, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, गर्भगृह। इसके गर्भगृह के ऊपर ये डायरेक्टली जो शिखर होता है उसके नीचे पड़ेगा, बिल्कुल रूल है ये, ऐसा ही नहीं है शिखर तो जा रहा है इधर, गर्भगृह इधर, इट कांट बी पॉसिबल। आप देखेंगे हर रिलीजन में जो सेंटम सेंटोरम होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, जिसमें बीच में कुछ ना कुछ आता होगा, मोस्ट पायस प्लेस। चाहे आप यहां देखेंगे क्रिश्चियनिटी में जीसस की जहां वो लिखी तो बिल्कुल ऊपर ही होता है, या आप इस्लाम में देखेंगे या सिखिज्म में देखेंगे, एवरीवेयर। चाहे आप ब्रूही रिलीजन में चले जाएं, बीच में बिल्कुल देखेंगे ब्रू का, अरे ब्रू लोटस टेम्पल, ठीक है। ये इसलिए है कि कहा जाता है एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द कॉस्मिक, यानी कॉस्मोस से एनर्जी आ रही है, और वो जब कॉस्मोस से एनर्जी सर्कुलर बाउंड होकर पड़ती है तो दैट इज एंटायरली एनर्जी इज कंसंट्रेटेड इन द गर्भगृह। दैट्स वाई जब आदमी प्रदक्षिणा लगाता है गर्भगृह की तो सर पे कुछ पहन लेता है, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि इतने एनर्जी के लायक नहीं हो आप, पागल भी हो सकता है। इसलिए हमारी माइथोलॉजी में कहा गया, अब एक माइथोलॉजी की बात बताता हूं, इसलिए कहा गया था कि पंडित हमेशा दरिद्र ही रहा है, क्योंकि वो रहता ही मंदिर में है, ब्राह्मण मंदिर में नहीं रहता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्राह्मण एंड पंडित, ठीक है। क्यों, क्योंकि दैट एनर्जी इज टू मच पावरफुल, ठीक है। मान बात ये जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्या सही है क्या गलत है आपके ऊपर है। समझ में आया है? आप कैसे समझते हैं, आपकी बुद्धि है। आई एम लीस्ट केयर्ड विद योर थॉट प्रोसेस, ठीक है। जो काम है मेरा, आई एम डूइंग इट, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। चलिए, तो अगर देखा जाए तो बीच में सेंटम सेंटोरम पड़ता है। सेंटम सेंटोरम के बाद आप देखिए एक पद पड़ता है जिसे ब्रह्म पद कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म पद। ये बेटा बिल्कुल सेंटम सेंटोरम है, इसके पास जो ये लाइन है इसे कहते हैं ब्रह्म पद। ब्रह्म पद मतलब ये 4x4 का है, ये देखो ना, 4x4। अरे मूर्खो, ठीक है, जब तक ये लाइन ना बोलो यस ही नहीं करता कोई, समझ में ही नहीं आता लगता। चल, 4x4 का ये है ब्रह्म पद, मोस्ट पायस प्लेस इन एनी टेम्पल और एनी रिलीजियस डोमिनेशन, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद उसे कहते हैं देवी का पद। क्या कहते हैं? देवी का पद। यहां कहा जाता है कि हेयर एस्पेक्ट ऑफ देवा आर देयर। देवा आर देयर मतलब आपने स्मॉलर डीटी देखे होंगे ना, कि विष्णु के 10 अवतार लगा दिए, अग्निदेव लगा दिए, विष्णु देव मतलब अग्निदेव, वरुण देव लगा दिए, तो उसे कहते हैं देव। ये कौन है? ब्राह्मण, द एटमोस्ट रियलिटी, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सब कौन है? ये देवता भी इनकी पूजा करते हैं। ये छोटा जी वाला गॉड है, और ये, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किसके लिए क्या है। अगर मंदिर ये होगा शिवा का, तो बड़ा वाला जी कौन होंगे? शिव, शिव मंदिर बेटा।
सेंटम सेंटोरम के जस्ट नीचे होगा। जैसे आप कामाख्या टेम्पल जाएंगे तो ब्राह्मण ब्रह्म पद पे सेंटम सेंटोरम में कौन होगा? द कामाख्या। ठीक है, द स्टोन ऑफ कामाख्या विच सिग्निफाइज द फर्टिलिटी। ठीक है क्या बेटा? फर्टिलिटी। अरे बात है ना, जब ज्योतिर्लिंग काटे मतलब ये कहेगा सती को वो दिया गया। अब यार माइथोलॉजी छोड़ो। ठीक है, तो दैट इज कामाख्या। चलिए, इसलिए कहते हैं जो आंखों में था वो ज्वाला जी बन गई हंसो, जो नैना वाली नैना देवी बन गई हंसो। हाँ ठीक है, सबको पता है। आओ, इसे कहते हैं ब्रह्म पद। अरे आपको नहीं, सबको कहा। इसके बाद का पद देविक पद। देविक पद पे ही प्रदक्षिणा की जाती है, सरकम्बुलेशन। ठीक है, उल्टी मत किया करो। किस टाइप की होती है ये? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करने लगते हो। बहुत अलग अलग है, पूछ लिया करो ऐसे। देखिए ये क्या है? अलग अलग देव, और जरूरी नहीं है यही देव हो। इंद्र और वरुण कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर यहीं पे फोटो और तस्वीर लगी रहती है जिसमें आदमी लड्डू घुसा देता है। नहीं देखा है मूर्तियों को? बच्चा, ब्रह्म पद का मतलब होता है वहां तो जाना एक्चुअली में अलाउ ही नहीं किया जाता। वो गेट लगा दिए जाते हैं ब्रह्म पद पे। ठीक है, पता चला अंदर घुस के ही। तो उससे कहा जाता है जो ज्यादा रिलीजियस है ना, ठीक है, उसे ठीक है रोका जाए। ठीक है, समझ में आया? आ जाओ आ जाओ। उसके बाद उसके बाद आता मनुष्य पद। क्या कहते हैं बेटा? मनुष्य पद। मनुष्य पद का मतलब यूजुअली अगर देखा जाए तो बड़े बड़े मंदिरों में मनुष्य पद पे ही प्रदक्षिणा होती है। ठीक है, क्योंकि देव पद भी बंद कर दिया जाता है। होता क्या है, कोई कोई ऐसी ऐसी वुमेन्स आ जाती हैं और आदमी आ जाता है जो 108 परिक्रमा करने वाला, और ऐसे 108 करने लगे तो इतने लोग आते हैं, वो तो 108 में ही भीड़ बना देगा। तो आपसे कहा जाता है कि आप एक काम करो, मनुष्य पद में जाके करो प्रदक्षिणा। तो दिस इज मनुष्य पद विच signifies the human life. And last one is पैशाचिक पद। पैशाचिक पद, पैशाचिक पद का मतलब ये नहीं है कि भूत पिशाच रहता है। पैशाचिक पद का मतलब है कि पैशाचिक इसके अंदर अब पैशाच एंटर नहीं कर सकता। देखा है ना, वो दिखाता मंदिर में भूत आया हुआ, जा नहीं पाता। दैट इज द सेम एक्सपेक्ट। भूत नहीं जा पाता है ना, दिखाता है जो फिल्मों में, अब वो बता रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे असुर रह रहा है। भगवान और असुर साथ साथ हैविंग डिनर विच इज नोन एज सपर, द लास्ट सपर। ठीक है, बड़ी फेमस है लास्ट सपर की पेंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। इवनिंग के खाने को सपर कहते हैं ना, सपर। चलो, उसके बाद गर्भगृह कहाँ होगी? ब्रह्म पद पे। देविका पद पे ऐसा कहा जाता है टेंपल का सारा स्ट्रक्चर बेस्ड होता है देविका पद पे। और उसके बाद जो टेंपल के बाहर की बाउंड्री होती है उसे मनुष्य पद, और बाउंड्री जहां एंड होती है, एंड हो जाती है, वो पैशाचिक पद। ये गेट लगा होता है ना, उसके बाहर वाला कोना जो है पैशाचिक पद है। ठीक है, कितनों के तो घर पैशाचिक पद में आते हैं। ठीक है, चलो मंदिर ज्यादा इसलिए कहा गया है कि हमारे यहाँ कि मंदिर घरों में इंपॉर्टेंट नहीं होते बनाने, बनने भी नहीं चाहिए ज्यादा। ठीक है, घर में ही पैशाचिक पद है। और इवन बात ये भी है कि अब तो करने लगे हैं लोग, पहले मंदिर घरों में नहीं होते थे। ये तो न्यू कंसेप्ट है आपका, वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, चलिए, फिर आदमी सब कुछ चलता है। तो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट। मनुष्य पद पे क्या होता है? प्रदक्षिणा। देविका पद, देविक पद पे भी प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन बच्चा वो कभी कभी अलाउ हो। तो बड़ा टेंपल है तो देविका में नहीं कर सकते हो। वो कहाँ करोगे? मनुष्य पद पे।
ठीक है, ये टेम्पल की बाउंड्री है विच इज नोन एज पैसाचिक। चलिए आगे चले, अब समझ में आया। चलिए, तो वास्तु के हिसाब से टेम्पल का आर्किटेक्ट बनता है और ये वास्तु हर जगह फॉलो होता है। इवन इन सदर्न मिडल इंडिया, दैट इज योर महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया, मिडल कह सकते हैं इसलिए मिडल किंगडम कहा गया है इन्हें, और द नॉर्दर्न इंडिया। तीन मेजर स्टाइल हमें टेम्पल आर्किटेक्ट के मिले हैं। सबसे पहले नगर। नगर का मतलब टेम्पल्स कहां बनते हैं, गांवों में या अर्बन एरिया में? गांव में तो अब बनने लगे। गांव का आदमी रिलीजियस थोड़ी ना होता, वेल्थ के साथ ही रिलीजन आता। एक्चुअली बात है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मोर रिलीजियसिटी। जितना आप अनप्रेडिक्टेबल उतना ज्यादा रिलीजियस। और रिलीजियस होना कोई बुरी बात भी नहीं है। ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो एथिस्ट हो। जितने एथिस्ट है ना, मैंने देखे हैं उन मूर्खों को, पर टचवुड करता है, पागल है। एथिज्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब अनप्रेडिक्टेबिलिटी हट जाए तभी आदमी एथिस्ट हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। कोई आदमी एथिस्ट नहीं। वो लोग मैंने देखा सबसे ज्यादा कहते हैं एथिस्ट, जो बिल्ली भी रास्ता काट जाए ना तो वहीं बैठ जाएगा 2 घंटे, कहेगा बुरा ना हो जाए मेरे साथ। समझ में आया? जान सबको प्यारी, ओनरशिप ऑफ लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेल्थ, पता चला फोन चोरी हो गया तो तुरंत भगवान 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 कैसे याद करूंगा, फोन पागल हो जाएगा। 2 मिनट में नाम लेने लगता है। इसलिए यूपीएससी का पेपर होता है, सब जगह माथा टेक ही आता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, समझ में आया? और फिर ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है तो कोई सॉलेस भी देता है ना, कोई चीज, एक ऐसी चीज जो हमें कहता है कि यस कर्म करते रहो, वी आर हेयर फॉर यू। एक सॉलेस भी है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि आप रिलीजन इरेडिकेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। अब मार्क्स ने कहा है कि रिलीजन इज अ ओपियम ऑफ मासेस। उसने अफीम पी के बोला होगा, इसलिए ये बात ज्यादा ठीक है। ठीक है, अब चाइना ही देख लीजिए, हान डायनेस्टी वैसे तो कम्युनिस्ट रही है, और जबकि आपके जो सी जिनपिंग है, ही इज अ वेरी वेल फॉलोअर ऑफ टाओइज्म। दाओइज्म है, ताओइज्म मानने वाले। कौन ऐसा आदमी है जो एथिस्ट है? यू विल नेवर फाइंड अ सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। बोल रहा तो झूठा है वो, तो देख लेना टचवुड कितना करता है लाइफ में। ठीक, 20 अंगूठी पहन रखी है, कह रहा नहीं नहीं मैं तो एथिस्ट हूं। समझ में आया? आओ, तो जो नगर में टेम्पल आए, प्रिविलेंट ही नगर में थे, तो उसे कहा गया नगर स्टाइल। नागरा नहीं है ढोलक वाला, नगर है, नगर, नोन एज नगर स्टाइल। जो सदर्न इंडिया में आए, सदर्न नॉट साउथ इंडिया, दिस इज सदर्न इंडिया, यानी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो उसे कहा गया द्रविड स्टाइल। द्रविडियन रेस रही है ना, उस पर द्रविड स्टाइल। और जो हाइब्रिड स्टाइल आई यानी सेंट्रल इंडिया में, उसे कहा गया वेसरा स्टाइल। वेसरा, वेसर स्टाइल है, वेसरा, वेसर कहते हैं। ठीक है, ये ए लगाने वालों की, जो इंग्लिशिस्ट वालों की आदत है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो बात है नगर स्टाइल। आप अगर देखें बेटा, क्या बेटा फोन, अभी तुम्हें अभी भगवान याद है? अच्छा टैब पे, अच्छा ठीक, मुझे लगा फोन चला रहे हो। आओ, तो अगर आप देखें, एक बार काट दिया, सुनो कि डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में इन्हें पेट्रोनेज मिला। पेट्रोनेज क्यों मिला? क्योंकि सिंपल सी बात है, वेल्थ के साथ आदमी भी रिलीजियस तो होता ही है। और दूसरी बात, पेट्रोनेज के कारण एक रिलीजन, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का एक सोसाइटल प्रेशर भी है। समझ में आया? अगर मैं लॉ बना दूं ऐसा कि भाई डोरी इन डोरी प्रोविजन एक्ट 1988 कि डाउरी यानी दहेज इज प्रोहिबिटेड। ये एक ऐसा लॉ है जो दुनिया में हर आदमी ने, मैक्सिमम लोगों ने, 99% लोगों ने अनफॉलो करा, तोड़ा है। लेकिन मैं अगर रिलीजियस में ही कहूं कि देखो सीता का स्वयंवर हुआ था,
लव मैरिज हुई थी एंड देयर इज नो डाउरी। कौन सा राज्य दे दिया सीता के फादर दशरथ ने राम को? तो अगर रिलीजियस टिल्ट दे दूं तो आदमी से मानने लगेगा कि नहीं, डाउरी नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? दैट इज द कल्चर। तो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी एक टूल है रिलीजन, विच इज ऑलवेज एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। वो अलग बात है, मूर्खता में हम रिलीजन को ऐसे इंटरप्रिटेट करते हैं कि इट बिकम इग्नोरेंट वन। ठीक है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बना के रखता है रिलीजन। आदमी को कह दो ऊपर वाला देख रहा है तो थोड़ा संभल के चलेगा। ठीक है, अब वो कहे कोई नहीं देख रहा है, पीटेगा भी और खुद भी पीटेगा। फिर तो जैसा आप बोलोगे वैसे तो खाओगे भी। क्या? हाँ, ऊपर वाला देख रहा है, यहाँ पे भी है ऊपर वाला। ठीक, चलो ऊपर वाले को, इसलिए तो ऊपर वाले की जरूरत पड़ी क्योंकि ऊपर वाला तो भूल गया आदमी। चलो, पढ़ भी लेगा, कैमरा उतार ले जाएगा, तो ऊपर वाला लगा रखा है। चलो, नहीं तो रिलीजन नहीं है तो ऐसे मेंटेन कर रहे हैं आप, सर्विलांस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो नर्दन, अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, अलग अलग टाइप के टेम्पल्स आए, और ऐसा नहीं है खाली सदर्न इंडिया में ही मिलते हैं। जैसे द्रविड़ स्टाइल ऐसा नहीं है खाली सदर्न इंडिया में मिलेगा, वेसरा स्टाइल खाली सेंट्रल इंडिया में मिलेगा। ये डोमिनेंट स्टाइल उस जगह मिला है इसलिए हमने उसे नाम दिया है। जैसे आप कहेंगे नगर स्टाइल में शिखर होता है, लेकिन आप कहेंगे कि घर के टेम्पल में तो शिखर नहीं होता। तो मैं प्रिविलेंट की बात कर रहा हूं, घरों की टेम्पल की बात नहीं कर रहा हूं। आप लड़ने लगे, नहीं सर आपने नगर में तो शिखर बताया है, घर के, हमारा भी तो नगर में ही आता है घर, इसमें तो है नहीं वो शिखर। ठीक है, तो कॉमन सेंस से बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेंट स्टाइल। ठीक है, चलिए। तो नगर स्टाइल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्कूल। स्कूल मतलब एक तरह की कॉपीड इमेज, स्कूल मतलब एक तरह की आइडियोलॉजी मान रहे हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा स्कूल देखेंगे, जैसे जगन्नाथ टेम्पल, जैसे रथ टेम्पल ऑफ कोणार्क, सन टेम्पल जिसका नाम है, सूरज देवता पे बना है इसलिए सन टेम्पल है। चंदेल टेम्पल, इंडिया एक ऐसी सोसाइटी रही है कि जो उगते सूरज और ढलते सूरज दोनों की पूजा करती, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो, एक छठ होता है, इसमें उगते सूरज और ढलते सूरज दोनों की पूजा की जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट, वी आर नथिंग बट सोलर पाउचेस। एनर्जी ही वहां से आ रही है सारी, और यूनिडायरेक्शनल है। चलो, यूनिडायरेक्शनल मतलब हम एनर्जी नहीं देते हैं सन को, वहां से आती है। चलिए, चंदेल जो मध्य प्रदेश रीजन में और छत्तीसगढ़ रीजन में चंदेला के समय पे आया, जैसे खजुराहो टेम्पल सुनते हैं, द ग्रुप ऑफ खजुराहो, दिस इज नोन एज चंदेल स्कूल। सोलंकी गुजरात साइड जो स्कूल आया, दिलवारा जैन टेम्पल देखा? दिलवारा जैन टेम्पल नहीं देखा? दिखा दूंगा, नोन एज सोलंकी स्टाइल। होयसाला स्टाइल, होयसाला स्टाइल को एक तरह से हम वेसरा स्टाइल भी कहते हैं क्योंकि उसमें कुछ फीचर नगर स्टाइल के हैं, कुछ फीचर द्रविड़ स्टाइल के हैं। ठीक है, जैसे शिखर जो होगा वो पिरामिडिकल होगा क्योंकि द्रविड़ में पिरामिडिकल शिखर मिलता है। आगे बताऊंगा, रुक जाओ। कुल मिला के दोनों का सिमुलेशन है, नोन एज होयसाला स्टाइल। चलो, कर्नाटका में, नॉर्दर्न कर्नाटका में होयसाला रहा है। ठीक है, चलिए आगे। शिखर पिरामिडिकल स्टाइल और उसका गेट नगर स्टाइल, या शिखर आपका द्रविड़ स्टाइल और गेट और बाकी जो चीजें हैं, मंडप है, वो नगर स्टाइल। चलिए, सबसे पहले टेम्पल देखते हैं बनता कैसे है। सबसे पहले सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअल? अरे, स्पिरिचुअलिज्म तो नथिंग बट नोइंग योरसेल्फ इज स्पिरिचुअलिज्म। अब पता नहीं इस पे लोगों ने इनर इंजीनियरिंग भी चला दी है। इनर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्या होता है? अरे,
इंजीनियरिंग क्या होता है कि जी किसी भी साइंस को मैनिफेस्टेशन करने को इंजीनियरिंग कहते हैं। द साइंस इज बीइंग मैनिफेस्टेड। इलेक्ट्रिक मशीन की एक साइंस है नोन एज ईएमएफ फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंजीनियर उसे मशीन बना देगा। समझ में आया? इतने इंजीनियर बैठे हैं तब भी ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है। ठीक है, आओ। ऐसी है, देखना। सबसे पहले इसमें तो आधे वो खत्म हो गए हैं। हाँ, यही है ना, इसलिए तो मैंने कहा कि प्रेस कितना इंपॉर्टेंट है। गुटनबर्ग प्रेस, उससे नॉलेज बहुत ट्रांसफर हुई, क्योंकि इंक खत्म हो जाती है। जब प्रेस आया, वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि वो खत्म नहीं होती 100 साल तक, इंक खत्म होने लगती है। चलिए, तो सबसे पहले दिस इज शिखर। क्या कहते हैं इसे? शिखर। इसके जस्ट नीचे होता है ये गर्भगृह। क्या होता है? गर्भगृह। उसके बाद ये जो छोटे छोटे भी आपने देखे होंगे, अभी आपको रियल इमेज दिखा दूंगा। दिस क्या, राम मंदिर भी पढ़ा देंगे। सब शिखर इज नोन एज उरु शिखर। उरु शिखर, ठीक है। दीजिए शिखर एंड उरु शिखर। अभी मंदिर दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद यहां पर होता है अमालक, जिसे आप अबेकस भी कह सकते हैं, यानी जो कलश को होल्ड करेगा। मान लो चोच पे थोड़ी ना कलश लगा दोगे। हाँ, एबेकस, यानी इसको कहते हैं अमालक। और इसके ऊपर तो होता है कलश। कलश में जहां पर एनर्जी स्टोर होगी कॉस्मिक, और नीचे डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। इसलिए तो प्रदक्षिणा करते हो, मूर्खो क्या। कंसेंट्रिक सर्कल, कलश। कभी कभी इस पे झंटा यानी एंटीना भी लगा देता है, जैसे सांची स्तूप पे देखेंगे एंटीना। दैट इज नोन एज रत्न ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धम संगम एंड सर, बुद्धम धम्मम एंड संगम। ठीक है, चलिए। उसके बाद दिस इज द एंटायर आर्किटेक्ट। ये गर्भगृह जिस पे बना होगा, यानी जो प्लेटफॉर्म होता है जिसे प्लिंथ कहते हैं हम, इस प्लेटफॉर्म पे बना होता है। ताजमहल का प्लिंथ देखा है? वो प्लेटफॉर्म है, रेज प्लेटफॉर्म। अरे मंदिर बिना प्लेटफॉर्म बना देगा क्या? ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को कहते हैं अधिष्ठान। क्या कहते हैं? अधिष्ठान। अधिष्ठान। और सॉरी, अधिष्ठान, सुनो सुनो सुनो, जगती जगती जगती, सॉरी सॉरी सॉरी। अधिष्ठान बेटा सीढ़ियों को कहते हैं। अधिष्ठान इज नोन एज सीढ़ियां। तो मैंने को गलती से हो गया, यहां पर ये सीढ़ियां कर लेना, इसे कहते हैं अधिष्ठान। और जिस पत्थर या प्लिंथ पे बना होता है उसे कहते हैं जगती। ठीक है, नोन एज जगती। जगती जगती। और इस बाहर पे यानी ये पूरा बाहर, जैसे, एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट बेटा, रुको बेट। हाँ, जगती है, जगती से नीचे कुछ भी नहीं है, इसे मत बना लेना, वरना मैंने गलती से ये बना दिया। ये इतना अधिष्ठान के बाद खत्म है ना, मतलब जगती और अधिष्ठान के बाद खत्म। अधिष्ठान क्या है? सीढ़ियां। सीढ़ियां को अधिष्ठान कहते हैं। ठीक है, चलिए। और दिस इज द इनर प्रदक्षिणा ऑफ गर्भगृह। इनर प्रदक्षिणा मतलब ये गर्भगृह है। ये देखो, ये अगर गर्भगृह है, क्या पहले क्या बताया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मुझे पढ़ने दो। क्या लिखवाया था पहले, ये देखो लिखवाया क्या था वो बताओ। क्या?
अच्छा लिखा हुआ है, एक मिनट रुको, मुझे भी याद नहीं है। अधिष्ठान, अच्छा रुको, जगती कहाँ है? सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, ज्यादा समझदार ना बनो, रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट। ठीक है बच्चा, ये क्या होता है, जिस रेज्ड प्लेटफॉर्म पे ये बन रहा है उसे कहते हैं जगती, लेकिन प्लिंथ इज नोन एज अधिष्ठान, यानी जो पत्थर लगा हुआ है उसे अधिष्ठान कहते हैं। सीढ़ियों को अभी मैं बता दूंगा क्या कहते हैं, सीढ़ियों को भी कुछ कहा जाता है लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा वो अधिष्ठान कहा जाता होगा। ठीक है, जगती इज रेज्ड प्लेटफॉर्म जिसपे वो बना है, एंड अधिष्ठान इज प्लिंथ, प्लिंथ जो स्ट्रक्चर का प्लिंथ है। ठीक है, चलिए, जो गर्भगृह है वो स्क्वायर भी हो सकती है, और उसके आगे पीछे इनर प्रदक्षिणा होता है जहां पे घूमा जाता है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, किसी भी मंदिर में अगर शिव टेम्पल है तो नंदी भी होगा, नंदी भी होगा, वो अभी देखते हैं नंदी क्या होता है। चलिए मंदिर पूरा करते हैं पहले, फिर एक वेस्टिब्यूल आएगा। वेस्टिब्यूल मतलब एक तरह से एक एरिया जो मंदिर और आम लोगों को सेपरेट करेगा, एक एरिया, उस एरिया को कहते हैं हम अंतराल यानी गैप, वेस्टिब्यूल भी कह सकते हैं। कि आप जाएं तो पहले थोड़ा साफ हो जाए, उसके बाद वहां जाए, एक गैप, मंदिर प्रेमाइसिस में, गर्भगृह में, और मेन पर्सन, दिस इज नोन एज अंतराल। अंतराल के बाद अलग कामों के लिए एक मंडप, महामंडप बनता है। महामंडप मतलब जहां पर और काम होते हैं, यहां पे शादियां भी होती हैं। ठीक है, इसलिए आप देखो इसे विजयनगर में कल्याण मंडप कहते हैं। ठीक है, आप अगर उड़ीसा में जाएंगे तो इसे भोग मंदिर कहते हैं। विजयनगर में यानी कर्नाटका में से कल्याण मंडप, और उड़ीसा में भोग मंदिर, यानी यहां पर शादियां होती हैं, भगवानों की भी शादियां होती हैं, हवन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और कार्य होते हैं। अर्ध मंडप, जब मंदिर और बड़े होने लगे तो स्पेस की और जरूरत पड़ी, तो एक और मंडप बनाया गया विच इज नोन एज अर्ध मंडप। एन एंटायर टेम्पल इज कंप्लीटेड। देखें अब इसे, कैलाश नंबर, पूछ रहा हूं मैं, आप इसे लिखो, शिव टेम्पल लो। इसे लो, कांद्रिया महादेव, नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, कंद्रिया महादेव टेम्पल। देखो भाई, इतनी गंदी इमेज है भाई, रुको। दिख रहा है? तो देखो, दिस इज मेन मंडप, मेन मंडप, दिस इज, सुनो मेन मंडप कह रहे हैं, सुनो, शिखर, उड़ू शिखर, दिस इज अंतराल, महामंडप, अर्ध मंडप, और उससे भी छोटा मंडप, डिफरेंट डिफरेंट मंडप, जितने महामंडप के बाद मंडप आते हैं सब अर्ध मंडप है, सारे अर्ध मंडप है। ठीक है, इसके बाद दिस इज वेस्टिब्यूल, जो एरिया छोड़ा जाता है। ठीक है, दिस इज अधिष्ठान, देखिए ये अधिष्ठान है, और ये रेज प्लेटफॉर्म जिसपे है उसे जगती कहते हैं। ठीक है, दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ नगर स्टाइल टेम्पर। दिस इज कलश, दिस इज अबेकस। ठीक है, अबेकस,
जिसे अमालक भी कहा जाता है। क्या हुआ? हाँ वही तो प्लेटफॉर्म है। नहीं नहीं, ये तो दीवार है मंदिर की यार। ये जिस पे खड़ा है वो जगती है, ये पूरा अधिष्ठान है। अरे मूर्खो, ये तो दीवार है मंदिर की। बच्चे जगती रेज प्लेटफॉर्म, ये पूरा रेज्ड जो है, ये जहां पे खड़ा है आदमी, ये देखो ये खड़ा, ये तो दीवार है मंदिर की। इसे छोड़ो तुम, ये तो दीवार है, आउटर क्लोजिंग है मंदिर की। ना 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 ना, ये तो मंदिर की क्लोजिंग है, प्रोटेक्ट तो करोगे मंदिर को। ये तो बच्चा वो आ जाता है, पैशाचिक पद। ये जहां पे आदमी अंदर जाओगे ना, ये दिस इज रेज प्लेटफॉर्म नोन एज अधिष्ठान, और जिसपे बनाया जितना रेज है जगती है, इतना समझ लो बस। ठीक है, चलो ये आप देखेंगे तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नगर स्टाइल टेम्पल। महामंडप किसके लिए होता है? सेरेमनी, यूजुअली जो शादी ब्याह होते हैं, ठीक है, जहां मंडप से भाग जाता आदमी, तो दिस इज मंडप। चलो आगे, वुमेन भी भागती है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, हर मंदिर में अगर शिव टेम्पल है तो नंदी जरूर होगा, एक नंदी मंडप भी होगा। क्या होगा? मंदिर पूरा बना होगा, एक नंदी मंडप अलग से बना होगा। वहां पे बड़ी, आप देखो स्टोन कार्विंग की एक इमेज होगी नंदी की, दिस इज नोन एज नंदी मंडप। जैसे आप यहां जाएंगे केदारनाथ, केदारनाथ में भी होगा, केदारनाथ में भी होगा। इवन राजराज टेम्पल में, राजराज चोल टेम्पल जो है, बृहदेश्वर टेम्पल, उसमें भी बहुत बड़ा नंदी मंडप है। जो बृहदेश्वर टेम्पल का बेटा ये है कलश, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टेम्पल, सबसे बड़ा कलश है। कलश है, कलश ऊपर जो एनर्जी स्टोर करता है, दिस इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वाटर पॉन्ड। हर जगह आपको टेम्पल प्रीमाइसिस में एक वाटर पॉन्ड यानी वाटर का सोर्स जरूर मिलेगा, क्योंकि वाटर इज अ वाया मीडिया बिटवीन गॉड एंड यू। कोई भी रिलीजियस पैलेस हो, वाटर जरूर होगा। चाहे आप नमाज पढ़ने से पहले वुजू करो, चाहे आप मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धो, कुछ भी नहीं होगा तो हैंड पंप लगवा देगा, लेकिन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर मंदिर में एक वाटर क्या भी होगा? वाटर पॉन्ड, जिसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, वाटर पॉन्ड चाहे क्रिएटेड हो चाहे नेचुरली एग्जिस्ट हो, ये होगा जरूर। इसलिए आप देखो रिवर साइड ज्यादा मंदिर होंगे। ठीक है, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पुरुषकरणी भी कहते हैं, कल्याणी भी कहते हैं, कुंड भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं, पुखरी भी कहते हैं, पोखर पुखरी, तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थ तालाब भी कहा जाता है। पानी हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। ओएसिस रेगिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, आबशार कहते हैं ओएसिस को। ओएसिस छोटा कहीं पानी मिल गया, वहां पे पूरा जंगल बन जाएगा रेगिस्तान में। चलिए, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शिखर भी देखते हैं नगर स्टाइल में। सबसे पहला लेटिना, जिसे रेखा प्रसाद भी कहते हैं। इसका रेखा से कुछ लेना देना नहीं है, रेखा प्रसाद नाम दिया गया है। एक्चुअली में क्या है, जिसने ढूंढा होगा उसका नाम रेखा होगा, इसलिए होगा लेटिना कह दीजिए। कुल मिलाकर इसमें जो शिखर है वो इनवर्ड स्लोपिंग होता है, इनवर्ड स्लोपिंग। और शिखर किससे बनता है? पत्थर से, ईंटों से। पहले के मंदिरों को सारे पत्थरों से बने हुए हैं। समझ में आया? किसके बने हुए? स्टोन टेम्पल। केंद्रीय महादेव टेम्पल कौन सा टेम्पल है? स्टोन। दिल्ली सल्तनत के आने से पहले जो टेम्पल बनते थे मोस्टली वो स्टोन के ही बनते थे। दिल्ली सल्तनत ने ब्रिक का यूज करना स्टार्ट करा ज्यादा। क्यों? क्योंकि ब्रिक एक तो वो मोर्टार के साथ आए थे, मोर्टार की बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ आए थे। मोर्टार मतलब अरे मसाला 3 1 का। ठीक,
मोर्टार के साथ आए थे। दूसरी बात, वो जो बनाते थे वो आर्कुएट स्टाइल बनाते थे, ट्रेबिएट स्टाइल नहीं बनाते थे। ट्रेबिएट स्टाइल देखते हैं, दिस इज ट्रेबिएट स्टाइल, बीम्स एंड पिलर्स। मंदिर पुराने आपको बीम्स एंड पिलर के मिलेंगे रादर देन आर्कुएट स्टाइल। आर्कुएट स्टाइल दिल्ली सल्तनत लेके आया था, ठीक है। तो रेखा प्रसाद में देर इनवर्ड स्लोपिंग, जनरली अटॉप ऑफ, जनरली क्या 99.99%। कोई बिल्कुल ही अपसर्ड टेम्पल बना रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, घर में है ना, कहीं भी बना दो टेम्पल, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। मैं कॉमन पार्लेंस की बात कर रहा हूं। फमसाना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या बनाओगे, फमसाना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लैब के ऊपर एक दूसरे को बना दोगे, इसमें सिमेट्री नहीं होती, नोन एज फमसाना स्टाइल। जनरली ये गर्भगृह के ऊपर नहीं बनाया जाता, मंडप, महामंडप, अर्ध मंडप पे बनाया जाता है। समझ में आया? ये वो नहीं, अरे यार तुम लोग है ना, मुझे लगता है मूर्ख हो। ये देखो, ये है रेखा प्रसाद, दिस इज फमसाना। इसमें पैसा कम खर्चा होता है ना, मूर्ख हो क्या? वो कलाकारी नहीं दिखा रही है इनवर्ड स्लोपिंग की, वो सिंपल से अर्ध मंडप में भगवान के लिए थोड़ी ना बनाना, कम पैसा भी खर्च हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वल्लभी स्टाइल। वल्लभी स्टाइल में कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे वल्लभी स्टाइल तो ये गुजरात में ज्यादा प्रिविलेंट है। गुजरात के जो टेम्पल है, यहां पर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होती है विद रूफ एज वोल्टेड चैम्बर, ऐसा लगेगा संदूक, देखा संदूक, वैसा टेम्पल लगेगा। ये दिखा है क्या? अरे संदूक टाइप का लगता है, ये देखो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज वल्लभी टेम्पल, वल्लभी स्टाइल, ये शिखर की स्टाइल है। पॉइंट टू बी नोटेड, दीज ऑल आर नगर, लेकिन शिखर में भी अलग अलग बना सकता है, तो दिस इज नोन एज वल्लभी टाइप। आजकल एक और टेम्पल बनते हैं आर्कुएट स्टाइल के, आर्क बना देगा। ये मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं, वो जब मस्जिद बनाते हैं आर्कुएट स्टाइल की बनाई है उन्होंने, उससे इन्फ्लुएंस है गंगा जमुना तहजीब के थ्रू, ठीक है। गोल्डन टेम्पल भी आप देखेंगे तो आर्कुएट स्टाइल का है वो, ठीक है। चलो अब देखो, इतना ज्यादा इम्बाइब, कल्चर इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन, क्योंकि रिलीजन ही बाद में कल्चरली मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम, दिस इज नथिंग बट जस्ट अ पॉलिटिकल, जो एक तरह से ये कहते हैं लोगों को पता ही नहीं है रिलीजन के बारे में ज्यादा। आप देखो, आपको कोई मुस्लिम फ्रेंड हो, उसका कल्चर डिट्टो सेम होगा आपसे, वही खाने का कंसेप्ट, वही सब कुछ कंसेप्ट, इवन किताब भी गिर जाएगी ना तो जय करेगा। हिंदू कल्चर और सरस्वती, तो एंटायरली दीज आर सेम। समझ में आया एवरीवन? आओ, कल्चर इज मोर डोमिनेटिंग, आदमी इसे नहीं छोड़ता है। चलो, शेखरी टाइप, ये वो शेखरी टाइप है जिसमें सब्सिडरी उरुसिंग भी होते हैं, अभी अभी दिखाया था, इसे क्या कहेंगे, शेखरी टाइप, ठीक है। चलिए, अब यहां तक हो गया, बहुत पढ़ा दिया, कल पढ़ाएंगे। अब 3:30 बज गए, ठीक है। आप तो फ्री हैं, नॉट मी। चलिए, समझ में आया कुछ? मुंह बन के समझ में आया है? समझ में आ गया?
और कितना लेट के समझाया भाई। लाया बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मूक बधिर की तरह रहते हैं, जवाब भी नहीं देते हैं। मुझे एक्चुअली में इंटरेक्शन कम होता है ऑनलाइन वाले बच्चों से, आप इंटरेक्ट करा करें, पूछा करें, वरना आपके लिए कहानी कम बोरिंग ज्यादा हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन हमेशा टू वे कम्युनिकेशन है, हमेशा। इसलिए गुरुकुल का कंसेप्ट रहा है। मैं आगे थोड़े दिन बाद जाके एक रेजिडेंशियल कोचिंग भी खोलूंगा, जिसमें बच्चों को वहीं रखूंगा, वहीं पढ़ाऊंगा, वहीं खाना होगा, सुबह से शाम तक वहीं पढ़ेगा, और लगाऊंगा बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये होगा तो वातावरण में सौहार्द के साथ पढ़ेगा, तो फिर चीजें भी जल्दी आएंगी। नेचर के साथ रह के दिमाग भी तेज चलता है, बंद कमरे में। इसलिए आप देखो वेस्टर्न एजुकेशन इतनी पावरफुल क्यों है, कहीं भी पढ़ते हैं बच्चे, मेट्रो में भी टीचर समझा रहा है, बातें हैं वो, लाइन टू लाइन रटना नहीं है, चाट गया एक एक लाइन, और अगले दिन वोमिट कर दी, भूल गया। ठीक है, ऐसी एजुकेशन बनाने से हमने डलट सी बनाए, इसलिए तो इतने साल लग जाते हैं यूपीएससी के सिलेबस में। एक तो ज्यादा बहुत, ऊपर से रट और रहा है, रट तो कुछ चीजें सकता है ना, कितना चल सकता है बेटा चीजें, इन्फिनिटी की कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी की कोई लिमिट है तो लिमिटलेस है, ब्राह्मण को ही जानना हो गया। चलिए, वेलकम वेलकम, चलिए ठीक है, बाय।